दोस्तों पिछले 7-8 महीनों से जिस एग्जाम का हम वेट कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने अपने पिछले 6-8 महीनों में जो भी तैयारी की है अब उसको टेस्ट करने की बारी है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए 3 फ्री टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं जो कि 29th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि मैंने खुद ही सेट किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जाम लेवल का टेस्ट मिल सके। और इस 20 मिनट के टेस्ट के बाद आप लोगों का एनालिसिस होगा, लाइव एनालिसिस, और वो एनालिसिस भी मैं ही करूंगा उन क्वेश्चंस का। तो दोस्तों अगर आप ये टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जरूर इस चीज को एनरोल कीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। 3 ही टेस्ट है दोस्तों, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर एनरोल कर लीजिएगा अभी के अभी। लेट्स क्रैक इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 बेस्ट टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री हैं 29 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, तो जाइए एनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसबीआई पीओ के बेस्ट फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है SAURABH सौरभ 10 सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम आपके लेकर आए 27 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनवाइट्स प्रोटेस्टिंग फार्मर्स फॉर टॉक ऑन 3 दिसंबर 2020। तो जैसा कि आपको पता है 3 बिल पास हुए जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, उसके विरोध में किसानों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है जो कि दिल्ली चलो मार्च निकाला है। जैसा कि आपको पता है 2 दिन का प्रोटेस्ट था, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां पर अब इनवाइट कर दिया है जितने भी फार्मर्स लीडर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, और यहां पर गवर्नमेंट राजी हो गई है उनसे बात करने के लिए, जो कि 3 दिसंबर 2020 को उनको बुलाया गया है। तो यहां पर अब देखना होगा कि ये बात कहां तक पहुंचती है, किसानों की मांगों को कितना माना जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी और एग्रीकल्चर बिल के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, आईआईटी बनारस वर्किंग ऑन रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट इन फार्म सेक्टर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आईआईटी बनारस जो है, जो कि आपको पता है बीएचयू आप लोग जानते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आईआईटी बनारस ने यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट कर दी है रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट पे, ताकि फार्म सेक्टर को और डेवलप किया जा सके, फार्मर की इनकम को बूस्ट किया जा सके। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, केरला हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पर केरल ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी जानेंगे वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री और स्टेट रेस्पेक्टिवली कौन कौन से हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्वाइट किया है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बात करने के लिए 3 दिसंबर 2020 मतलब 3 दिसंबर 2020 को। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि 3 एग्रीकल्चर बिल पास हुए थे अभी सितंबर के मंथ में, जिसके बारे में वीडियो में कई बार आपको बताया गया है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो सेंटर के 3 बिल हैं, जिसमें जो पहला बिल था हमने आपको कई बार बताया था, जो कि आपका है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, और जो दूसरा बिल है वो है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, और जो तीसरा बिल है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। अब यहाँ पर डेट की बात करेंगे तो 5 जून को जो था आपका ऑर्डिनेंस आया था, आपको पता है, और यहाँ पर 17 सितंबर को, ठीक है, 17 सितंबर को सबसे पहले लोकसभा से पहले और दूसरे बिल पास हुए। उसके बाद 20 सितंबर को
जो आपका राज्यसभा से पास हुए दोनों बिल। देन 22 सितंबर को यहाँ पे जो तीसरा बिल है द असेंशियल कम्युनिटी एक्ट, ये पास हुआ। और फाइनली 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी का यहाँ पर मंजूरी मिल गई इन बिल को, और ये विधेयक के रूप में ऑल ओवर द इंडिया पारित हो गए। तो इसी के विरोध में किसान यहाँ पर कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, और यहाँ बोल सकते हो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजी हो गई है उनसे बात करने के लिए इस मुद्दे पे, और वो जानना चाहती है किसानों की मांग क्या है। तो ये आपका जो मीट होगा वो यहाँ पर होगा 3 दिसंबर को। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर मैसेज दिया है, जितने भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनसे अपील की है कि ऑल टू स्टे पेशेंस एंड द गवर्नमेंट इज रेडी टू निगोशिएट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आप लोग पेशेंस रखें, ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ पर राजी हो गई है, रेडी है आपसे नेगोशिएट करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। ये यहाँ पर उन्होंने मैसेज दिया है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम फार्मर से अपील करते हैं और हम ये बोलते हैं कि सभी किसान धैर्य बनाए रखें। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि हम 3 दिसंबर को सभी जितने भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करेंगे, और उनको हमने टॉक के लिए बुलाया है, उनको कॉल किया गया है, और जो सरकार है वो राजी है उनसे बात करने के लिए खुले दिल के साथ। तो ये कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का। इनका जो मैसेज आया था वो था, वी आर रेडी टू टॉक टू फार्मर्स विद एन ओपन माइंड, वी हैव कॉल्ड ऑल द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन December 3 एंड वी हैव टॉक बिफोर एंड आर स्टिल रेडी फॉर टॉक। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि हम लोग राजी हो गए फार्मर से बात करने के लिए खुले दिमाग के साथ, ओपन माइंड के साथ, और हमने यहाँ पर किसानों को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लीडर हैं उनको बुलाया है 3 दिसंबर को। हमने पहले भी इस मुद्दे पे बात की थी और आगे भी अभी तक भी हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए राजी हैं। ये यहाँ पर उनका मैसेज आया है। अगर आपको बताएं तो उससे पहले भी 32 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने बात करने के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल इशू थे, इस कारण ये बात फाइनल नहीं हो पाई। और यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बोला है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनका भी यहाँ पर विजन है कि फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं उनके लिए, और इसीलिए हम जितने भी फार्मर लीडर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए राजी हैं। ये यहाँ पर बात की गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आईआईटी बनारस वर्किंग ऑन रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट इन फार्म सेक्टर। तो यहाँ पर बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान आधारित विकास को बढ़ाने के लिए किसान के साथ मिलकर काम कर रहा है आईआईटी बनारस। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रूरल एरिया का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आईआईटी बनारस ने ये बात बोली है। इसीलिए वो रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करना चाहता है और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन, जो कि आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वी सेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ गैदर्ड मोमेंटम एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने कोविड-19 के बीच भी गति पकड़ ली है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब जो डेवलपमेंट है वो कोविड रहते हुए भी कंटिन्यू हो रहा है, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पर आगे ये बोला गया है कि कुछ मेजर रिसर्च वर्क हैं यूनिवर्सिटी के, जिससे फोकस किया है खासकर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर पे, सीवेज ट्रीटमेंट पे, जो कि अर्बन एरियाज का है। उसके साथ साथ मेकिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमारे आईआईटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि रिसर्च वर्क हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्टिव बना सकें, फार्मर की इनकम को बढ़ा सकें और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी अटेम्प्ट टू मेक इंडिया पावरफुल इकोनॉमी कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द रूरल सेक्टर बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर कहना है कि इंडिया पावरफुल इकोनॉमी तभी बन सकता है जब रूरल सेक्टर में यहाँ पर ग्रोथ हो और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तभी इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिक पावरफुल बन सकता है। मतलब है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंड करती है रूरल एरियाज़ पे, एग्रीकल्चर पे, जिसके लिए उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज था। यहाँ पर ये बोला गया है, एक आपका
एक ब्लॉक है वाराणसी में जिसको बोलते हैं चिरेगांव, ठीक है। तो चिरेगांव ब्लॉक एक फेमस है जहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं, जिसके लिए वो फेमस माना जाता है। थ्रो देयर आर फूड प्रोसेसिंग प्लांट देयर इज पोटेंशियल टू डेवलप एक्सट्रैक्शन बेस्ड एंटरप्राइज टू बूस्ट द इकोनॉमी इन द रीजन। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उसमें ऐसा पोटेंशियल है जो कि आपका चिरेगांव ब्लॉक में स्थित है कि वो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बेस्ड एंटरप्राइज को बूस्ट कर सकता है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो भी हमारी डेवलप हो सके। यहाँ पर बोला गया है कि एक जो सैटेलाइट सेंटर है जो कि भावनी ब्लॉक, जो कि एक ट्रैवल एरिया है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ये सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पर पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना हो चुकी है, जो क्या करेगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितना भी होगा उसको यहाँ पर प्रोसेस करेगा, उसको हार्वेस्ट करेगा। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जितना भी इस प्लांट से, ठीक है, इस सेंटर से जो प्रोसेस प्रोडक्ट होंगे उसकी मार्केटिंग की जाएगी IIT BHU की एक इंक्यूबेटेड कंपनी है, एक IC है, उसके द्वारा। तो यहाँ पर इतना आपको पता रखना है कि IIT BHU यहाँ पर, या बोल सकते हो IIT बनारस यहाँ पे वर्क कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात आ रही है तो थोड़ा सा आपको GDP और GVA के बारे में पता रखना है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको आइडिया दे देता हूँ कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वार्टर था 2020-21 का, ठीक है, 2020-21 का, उसमें जो एग्रीकल्चर का GDP रेट था वो था 3.4% पॉजिटिव में, ठीक है। बाकी सेक्टर नेगेटिव में थे लेकिन एग्रीकल्चर का पॉजिटिव रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करेंगे तो ये था 3.0%, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम GVA की बात करेंगे तो GVA का थोड़ा सा यहाँ पर ये सिनेरियो रहा है कि GVA आपका Q1 2020-21 में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये आपका रहा 5.7% का, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ रही 5.7%। और अगर हम बात करेंगे 2020-21 की, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वो भी Q1 था, तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ रेट थी वो थी 8.6, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो कैसा था। तो इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2020-21 की बात करेंगे तो Q1 में रहा 2.3%, और अगर हम 2020 और 19 की बात करेंगे तो ये आपका था यहाँ पर 5.6%। तो इतना आपको पता रखना है, जो कि GDP के बारे में हो गया, एग्रीकल्चर GVA के बारे में हो गया और इन्फ्लेशन रेट के बारे में हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आगे चलते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। केरला हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन। तो केरल ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो मतलब है कि केरल जो है वो एक ऐसा स्टेट बन गया है जो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। अभी आगे जानेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट सबसे आगे है। तो यहाँ पर देखो बात हो रही है सेल्फ सफिशिएंसी की, मतलब उसने इतना प्रोडक्शन कर लिया है कि वो अपनी जितनी भी कंजप्शन है उसको फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये फोकस करना है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि केरला एक ऐसा स्टेट बन गया है जो आत्मनिर्भर हो गया है किसके मामले में, कि जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है उसको वो कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है। और कंज्यूम के साथ साथ अब उसके पास एक्स्ट्रा मिल्क बच गया है जिसको वो अलग अलग बोल सकते हो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी स्टेट होते हैं जो बाहर से मिल्क को लेते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, जब अपने लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ पर केरल का ही इतना दूध हो गया है कि केरल के लोगों को मिल रहा है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मिल्क है जिसको वो अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो केरल हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन मिल्क प्रोडक्शन एंड इज पॉइज्ड टू स्टार्ट अ मिल्क पाउडर प्लांट इन मालाबार टू प्रोसेस एक्सेस मिल्क। ये बोला है मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट के राजू ने। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि केरल ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और मालाबार में मिल्क पाउडर प्लांट शुरू करने की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पर एक मिल्क पाउडर प्लांट शुरू करने जा रहा है ताकि जो एक्सेस मिल्क है, जो एक्स्ट्रा मिल्क है, ठीक है, जो अतिरिक्त मिल्क बच रहा है उसको ये मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर सके, जिसके लिए वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आगे ये बोला जा रहा है कि ये जो आपका प्लांट है ये किसके साथ आएगा, मल्लपुरम के साथ आएगा, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ ये आ रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस प्लांट को रन किया जाएगा
MRCMPU मतलब मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के द्वारा, और इसको जो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी वो करेगी NDDB, ठीक है। और यहाँ पर NDD मतलब क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और यहाँ पर नाबार्ड ने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्लांट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट को एक्सटेंड किया है, आने वाले टाइम में करने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर बात की जा रही है। आगे बोला जा रहा है, इस मिनिस्टर ने ये बोला है कि केरला में 3500 और कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो सक्षम है मिल्मा को सक्षम बनाने के लिए। देखो कहने का मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने मिल्मा को सक्षम बनाया है। अब मिल्मा क्या है, वहाँ की एक बोल सकते हो एक डेयरी है जो कि एक लोकल डेयरी है, जिसका जो ग्रोथ रेट रहा है मिल्क प्रोडक्शन वो रहा है 12.46%, जो कि आपका लास्ट फिजिकल का डेटा है। और ये आपका जो हमारे इंडिया का जो नेशनल एवरेज है, ठीक है, ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन वो केवल और केवल 6.40% है 2019-20 का, उससे डबल है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो भारत का ग्रोथ है मिल्क प्रोडक्शन में 6.4%, उससे डबल यहाँ पे मिल्मा डेयरी का ग्रोथ रेट है 12.46%। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। मिल्मा ने अभी हाल ही में एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया है जो है वर्गीस कुरियन को भारत रत्न दिलाने के लिए, ठीक है। तो उनको भारत रत्न दिलाने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया है मिल्मा ने, जो कि एक डेयरी है। तो मिल्मा का कहना है कि जैसा कि बताया आपको कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहलाते हैं वर्गीस कुरियन, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न क्या है, एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये कि आप सभी लोग जानते हैं। तो उसकी कोशिश की जा रही है मिल्मा के द्वारा। और यहाँ पर 1 लाख डेयरी फार्मर्स ने अपने साइन करके पोस्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भेजे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर वर्गीस कुरियन जी को भारत रत्न दिया जाए, ये यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर वर्ल्ड मिल्क डे की बात करेंगे तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को कुछ कंट्रीज में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं और कंट्री हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेट की बात करेंगे तो यूपी यहाँ पर टॉप पर है, ठीक है, आपको याद रखना है। यूपी टॉप पर है मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट के मामले में इंडिया में, और सेकंड पर है राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कंट्रीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 पर है इंडिया, जो कि ओवरऑल जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है मिल्क का उसका लगभग यहाँ पे 22% शेयर केवल और केवल इंडिया रखता है, ये 2019 का डेटा है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका USA, ठीक है। आपको जल्दी से बताना है कि थर्ड नंबर पे कौन सा कंट्री आता है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, तो जल्दी से कमेंट करिए आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अभी हाल ही में केरला ने वेजिटेबल्स के लिए भी लगभग 16 वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए MSP घोषित किया है, जो कि केरला ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके बारे में हमने वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब सेटअप हुई है वो किसने की है, तो ये की है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए आज का प्यारा सा, नेशनल बी बोर्ड इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो आपको बताना है NBB नेशनल बी बोर्ड किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।